इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा वट वृक्ष ढह गया जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से पूरी नहीं हो सकती। साथियों, ऐसे इंसान जिन्होंने पहली बार में ही आईपीएस के एग्जाम को क्रैक किया, उसके बाद आईएएस के एग्जाम को क्रैक किया, पहले आईपीएस भी थे ये हरियाणा के और पहले आईएएस भी थे, इन्हीं के नाम ये अनोखा रिकॉर्ड है। और जब यह मंत्री बने उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार से लोगों की जन सेवा की, आज भी उन कामों को याद किया जाता है। और जन सेवा की भावना तो इनके अंदर बचपन से ही कूट कूट कर भरी गई थी। अपनी सर्विस के दौरान भी इन्होंने अफसरशाही नहीं जनता की सेवा की भावना दर्शाई। सच्चे अगर कोई जनसेवक थे तो यह व्यक्ति थे। आइए हम जानते हैं ऐसे वह कौन से व्यक्ति थे जो हरियाणा के पहले आईपीएस भी थे, आईएएस भी थे और जब नेता बने तो नेता न बनकर जन नेता बने। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई जी, आज हमारी जनता भी बड़ी उत्सुक है कि ऐसा कौन सा नेता था जी, उनके नाम अनेकों रिकॉर्ड हैं जी, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो यह रिकॉर्ड है कि उनके नाम से गांव भी बसा। जी। अपने आप में अनोखा रिकॉर्ड है। जनता को और हमारे दर्शकों को बताइए कि यह कौन ऐसे जननेता हुए हैं जो लोगों के दिलों में उतरे। देखो, निश्चित रूप से एक किसी शख्स के नाम पर जी और किसी गांव का नाम जी, जिसका उस गांव से भी कोई दूर दूर तक का वास्ता ना हो, बिल्कुल, और उसका नाम उस नेता के नाम से रखा जाए, तो वास्तव में यह दर्शाता है कि वो कितने एक बड़े महापुरुष होंगे। जी, युग पुरुष जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो थे जी। और किसी भी गांव का नाम यूं ही नहीं रखा जाता। जैसे बहुत से दर्शक देख रहे होंगे, उनके गांव के भी जो नाम हैं, जी, जो जिनके नाम से रखे गए हैं, जी, वो कोई ना कोई उनका अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है बिल्कुल, उस गांव को बसाने में, जी, या उस गांव के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। बिल्कुल। इसी तरह के जिन महापुरुष, हम उनको आधुनिक जो हरियाणा है उसका महापुरुष ही कहेंगे, जी, जिन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। और एक ऐसे शख्स जो एक बहुत ही आम परिवार से आकर के, बहुत ही एक साधारण घर से आकर के, जी, और उन्होंने जो ठाना, जो दिमाग में आया, जी, वो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। बिल्कुल। उनको कोई ये कह दे कि ये चीज जो है ज्यादा पावरफुल है, तो उन्होंने वही बनने की ठानी। जी। और ऐसा एक चीज देखे ना प्रद्युमन भाई, मतलब बनने की कब ठानी, जब संसाधन बिल्कुल जीरो थे। बिल्कुल, वो जमाना था जिनका जन्म ही आजादी से पहले हुआ था। आजादी से पहले, ठीक है। और उस समय ये हालात थी कि एक ठीक ठाक साधन संपन्न आदमी भी ये चीजें नहीं सोच सकता। तब उन्होंने वो सब किया। इसीलिए आज हम, आप और पूरा हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर भारत तक भी उनको लोग जो है नमन कर रहे हैं। विदेशों तक से लोग उनको नमन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति के एक बहुत बड़े पुरोधा, जिन्होंने हमेशा स्वच्छ राजनीति की और एक ऐसी राजनीति की जो विचारों की राजनीति उन्होंने की। बिल्कुल सही कहा। जिस दिन उनके विचारों के मतभेद हो गए उस पार्टी से, उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया। वो हमेशा विचारों की जो एक क्रांति होती है ना, वो क्रांति उन्होंने की। जी। और वो शख्स थे डॉक्टर कृपाराम पुनिया, जिनको डॉक्टर के.आर. पुनिया भी लोग कहते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर कृपाराम पुनिया का इतना जबरदस्त जलवा रहा, चाहे उनके सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, उनके अधिकारी जब वो थे बड़े अधिकारी, बिल्कुल, तब उस अधिकारी के तौर पर भी, जिसके लोग आज भी कायल हैं। प्रद्युमन भाई देखिए, बहुत बड़ी बात है जी, लोगों से एक जॉब का या एक नौकरी का एग्जाम क्लियर नहीं हो। जी, इन्होंने आईपीएस का एग्जाम क्लियर किया। जी। और इसके लिए भी एक बहुत मशहूर किस्सा है जी, कि आईपीएस की नौकरी क्यों छोड़ी
और फिर आईएएस क्यों बने, जी। यह भी दर्शकों को बताइए। देखो, सबसे पहले अगर हम उनके जीवन से शुरुआत करें जी तो उनका जो जन्म था जी। वो सालावास गांव पड़ता है, जो पहले विधानसभा क्षेत्र भी होता था, बिल्कुल। परिसीमन में उसको तोड़ दिया गया। अच्छा। सालावास पुराने रोहतक जिले में है, अभी वो फिलहाल झज्जर जिले में आता है जी। और उस समय तो ये जो है संयुक्त पंजाब का एरिया था जब हाँ। उनका जन्म हुआ। बिल्कुल। और उस समय तो भारत जो है गुलाम था। और 1 जनवरी 1936 को उनका जन्म हुआ जी। और जो उनका अंतिम जो सांस उनकी निकली, या हम ये कह सकते हैं कि जो उनका निधन हुआ जी, वो निधन हुआ उनका पंचकुला में जी। पंचकुला में 18 जनवरी 2025 को। और जो कृपाराम पुनिया जी हैं जी, वो अपने जीवन में जी जो उन्होंने चाहा, जो उनके दिमाग में आई, वो सब चीजें उनको मिली। जी। निश्चित रूप से वो बहुत ही जो है बधाई के भी पात्र हैं और बड़े बिल्कुल। उनका और पूरे हरियाणा प्रदेश को ऐसे शख्स पर गर्व भी है। जी। अगर उनकी नौकरी की हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले जो भारतीय वायुसेना है, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा जी, उस भारतीय वायुसेना में अच्छा, कि जो एक चयन समिति है जो अधिकारियों को, जो सेना में जो लोग भर्ती होते हैं जी, उनका चयन करती है, अच्छा, उसमें मनोवैज्ञानिक के रूप में उन्होंने सबसे पहले काम किया। बहुत बड़ी बात। और उससे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जी उन्होंने पीएचडी भी की। रूसी भाषा और भूमि प्रबंधन में उन्होंने डिप्लोमा भी किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिसका दुनिया भर में नाम, बहुत बड़ी बात, उस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव का विषय। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर कृपाराम पुनिया की, तो वो एयर इंडिया के, जैसा हमने पहले बताया कि निदेशक मंडल के सदस्य रहे जी। उसके बाद एयर इंडिया में एक ऐसा वाक्या हुआ कि वहां किसी ने उनको जब बताया कि जो है आईपीएस और आईएएस अगर आदमी लगता है तो उसका अपना ही एक अलग से रसूख होता है, अपना ही एक अलग से ओरा होता है। हाँ। तो उन्होंने उसके बाद आईपीएस की तैयारी की जी। आईपीएस बने जी। और हरियाणा प्रदेश के वो पहले आईपीएस थे, क्या जो एक बहुत बड़ी बात। और उस समय आईपीएस बने जब कोई सोच ही नहीं सकता। 1963-64 में कोई आदमी ये सोच सकता था कि एक साधारण घर का, एक आम घर का कोई शख्स आईपीएस बने। तब तो लोगों को आईपीएस का यही नहीं पता था ये आईपीएस होता क्या है। उसके बाद किसी ने उनको बताया जी कि भाई एसपी से बड़ा डीसी होता है, क्योंकि जिले का मालिक वास्तव में डीसी होता है जी। बिल्कुल। एसपी तो पुलिस का मालिक है, बिल्कुल, वो लॉ एंड ऑर्डर करता है जी। तो उन्होंने फिर ठान ली कि अब मुझे आईएएस ही बनना है। बल्कि इसमें एक किस्सा भी सुना जाता है प्रद्युमन भाई जी, कि जो उनके पिताजी थे जी, वो भी सेना में थे जी, और सेना की नौकरी छोड़ के आ गए थे। और ये सुनने में आता कि वो कहते थे कि मैं अपने बेटों को देशभक्त बनाऊंगा जी। तो जब ये आईपीएस बन गए तो वो बड़े खुश हुए जी। लेकिन उन्होंने भी इनको एक दिन कह दिया, उन्होंने भी किसी सुन रखा था जी कि बड़ा तो बेटा डीसी होता है, बिल्कुल, अब डीसी बन के दिखाओ। बिल्कुल। तो वो फिर उसके बाद डीसी बने और वो हरियाणा प्रदेश के पहले जो सीधा जो आईएएस लगता है ना, हाँ, वो सीधे आईएएस पहले बने जी। क्या जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। और काम घर का एक साधारण परिवार का इतने बड़े पद पर पहुंचना जी, उस समय तो लोग कल्पना तक भी नहीं करते थे। और आज भी, बिल्कुल, आज भी अगर आम घर का, हम आज भी अखबारों में पढ़ते हैं ये तो आईएएस और आईपीएस है, कोई एचसीएस लग जाता उसका बड़ा बड़ा फोटो छपता अखबार में। बिल्कुल सही। एक आम घर का, अब भी हम देख रहे हैं ना कि रेडी वाले का बेटा जो है एचसीएस लग गया, ठीक है। यहाँ तक कि कोई मतलब बी ग्रुप की नौकरी भी किसी को बी ग्रेड की मिल जाती है, उसमें भी लोग जो है बड़े खुश होते हैं। और ये तो आईएएस और आईपीएस बनना, बिल्कुल, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने खूब अपने बहुत बढ़िया ढंग से नौकरी की और नौकरी में रहते हुए वो जो है एसडीएम के पद से लेकर के जी, और डीसी से लेकर के हिसार में भी वो कमिश्नर रहे जी। तो बड़े बड़े पदों पर वो रहे। उसके बाद एकाएक, चूंकि जब आदमी इतने बड़े पद पर, एक समाज पर रह करके भी सामाजिक आदमी जब होता है ना जी, तो उसकी कहीं ना कहीं राजनीति में भी एक थोड़ी बहुत दिलचस्पी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसी दिलचस्पी का यह परिणाम था कि वो उसके बाद राजनीतिक रूप से पूरे एक्टिव हो गए जी। और चौधरी देवीलाल के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। वो खुद भी अपना जो राजनीतिक गुरु है वो चौधरी देवीलाल को मानते थे जी। और चौधरी देवीलाल ने के साथ चल करके जी उन्होंने बहुत काम किया।
इसके बाद 1987 में जी जब देवीलाल की आंधी थी, उस समय उनको टिकट मिली। उन्होंने चुनाव लड़ा बड़ौदा विधानसभा से, जो सोनीपत जिले में आता है, जबकि अच्छा। उनका खुद का जो गांव है वो तो रोहतक में था, जी जी, या आप झज्जर में है, जी, जबकि उन्होंने चुनाव लड़ा बड़ौदा बड़ौदा से। बड़ौदा विधानसभा से जब उन्होंने चुनाव लड़ा जी, तो उस समय उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसका बहुत कम लोगों को पता हो। जी, जितने हल्के में वोट पड़े थे ना, अच्छा, उससे आधे से ज्यादा उनको आए हुए। क्या बात। और पूरे हरियाणा प्रदेश में उस समय चौधरी देवीलाल भी जीते थे। उस समय तो यह हालात थी कि जिसको भी टिकट दे दी जी, वो सब जीत गए। 85 सीटें आई थी। अच्छा, जो चौधरी देवीलाल का गठबंधन था उसकी 85-90 में से सिर्फ 5 जगह वो आ रही थी। अच्छा। और वो जो 85 सीटें आई उसमें रिकॉर्ड ये बना कि कृपाराम पुनिया सबसे ज्यादा वोटों से जीते जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की बात। और वो भी उस हल्के से जीते जिस हल्के में उनका कोई लेना देना नहीं, परिवार से लेना देना नहीं, कोई और नहीं, उसके बावजूद वो एक तरफा जीते। जी, अगर उस समय का हम रिकॉर्ड उठा करके देखें तो 91,066 वोटों में से 50,882 वोट क्या बात उनको हासिल हुए, अकेले, मतलब आधे से भी ज्यादा। और वो फिर हरियाणा विधानसभा के पहली बार सदस्य बने जी। और पहली बार सदस्य बनते ही चौधरी देवीलाल ने उनको अपनी कैबिनेट में उद्योग मंत्री, जी, जो उद्योग जो किसी भी समाज की, किसी भी संगठन की, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी नींव रीढ़ होती है, उस रीढ़ का उनको जो है पोर्टफोलियो दिया गया। कैबिनेट के वो मंत्री बने, बड़े कद्दावर मंत्री बने जी। और उन्होंने 2 साल वो मंत्री रहे। 2 साल में उन्होंने खूब जो उन्होंने करना चाहिए था वो किया। हरियाणा प्रदेश चूंकि उस समय तो प्योरली कृषि प्रधान देश था, बिल्कुल जी, कृषि प्रधान प्रदेश था, तो उस कृषि प्रधान प्रदेश में उन्होंने बहुत कोशिशें की कि हरियाणा प्रदेश में किस तरह से इंडस्ट्री डेवलप हो, किस तरह से उद्योग आए। और उसी का आज परिणाम, उनकी जो दूरदर्शी सोच थी कि आज आप देखिए गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहर जो दुनिया में जिनका नाम है वो इसी हरियाणा प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो उनकी दूरदर्शी सोच थी, जो वो सोच रहे थे कि किस तरह से उद्योगों में हरियाणा को 1 नंबर पर बढ़ाया जाए, वो काम कृपाराम पुनिया ने करके दिखाया। और जैसा हमने इसमें शुरू में एक बात कही थी कि वो बड़े कायदे के आदमी थे, वो जो है जो ठान लेते थे वो कर लेते थे, जुबान के पक्के थे, धनी थे। और एक छोटी सी कोई बात पर उन्होंने प्रदेश की में जो है कैबिनेट से भी इस्तीफा दे दिया था, जो बहुत बड़ी बात उस दौर में अक्सर कोई नहीं देता। आजकल तो मेमोरी से नहीं देते लोग, ठीक है ना। अभय सिंह चौटाला ने एमएलए से इस्तीफा दिया, आज उनकी पूरी दुनिया में चर्चा है। बिल्कुल सही। और इन्होंने तो मंत्री से इस्तीफा दिया था, और वो भी इतने पावरफुल मंत्री से। और उस समय ये नहीं है कि चौधरी देवीलाल की सरकार में बड़े बड़े नेता जीते थे, बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो थे, लेकिन जो मान सम्मान चौधरी देवीलाल और उनका परिवार कृपाराम पुनिया का करता था, वो वास्तव में औरों से काफी गुना बड़ा उनके कद को दर्शाता है। सही कह रहे हैं आप। फिर बात करें उसके बाद, कृपाराम पुनिया राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे जी, वो कई पार्टियों में भी रहे, उन्होंने चुनाव भी लड़े जी, और उन्होंने समाज को, विशेषकर जो एससी समाज है, उस एससी समाज को जगाने में, एससी समाज को प्रेरित करने में जी, और एससी समाज में तो जैसे जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, बाबा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, साहब कांसीराम हैं जी, जिस तरह से उनका देश और दुनिया में नाम है जी, उसी तरह से डॉक्टर कृपाराम पुनिया को भी लोग मानते हैं। ये ठीक है कि उनका लेवल उनसे और ज्यादा बड़ा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो चाहे बाबा साहब कांसीराम हो जी जी, लेकिन हम हरियाणा के भीमराव, बिल्कुल हरियाणा के हम उनको जो है वो जो उन्होंने किया एससी समाज के लिए जी, वैसे तो हरियाणा प्रदेश में एससी समाज के बहुत नेता हुए हैं जी, लेकिन जो ख्याति उनको मिली जी, वो किसी और नेता को नहीं मिल। और उसका पीछे कारण भी यही था जी कि वो भले ही आईपीएस रहे, आईएएस रहे, कितने बड़े अधिकारी रहे, कितने बड़े मंत्री रहे, विधायक रहे, कितने पावरफुल रहे जी, उसके बावजूद वो जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने जो जमीन है उस जमीन पर रह करके काम किया जी, और वही एक कारण है कि आज भी, वरना तो आप एक चीज देखें, जो शख्स 1987 में विधायक जी, आज से 37 साल पहले, बिल्कुल आज कौन याद करेगा। बिल्कुल सही बात है। आज बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि 37 साल में पीढ़ियां बदल जाती हैं, और उन 37 साल में या तो चौधरी देवीलाल को लोग याद करते हैं जी, या उनकी सरकार में कृपाराम पुनिया को याद करते हैं। वरना तो आप एक चीज देखिए, मंत्री तो बहुत से थे उस समय जी, सही कहा, ठीक है, और वहां क्यों नहीं जिक्र हो रहा,
नाम भी नहीं जानते, बहुत से तो ऐसे हैं कि उनके हल्के वाले भूल गए होंगे, भूल गए। सही वे कहा। कौन है क्या है। जबकि जो कृपाराम पुनिया का जो विधानसभा क्षेत्र जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, अब वो तो जो है ओपन भी हो चुका है। बिल्कुल सही बात उसके है बावजूद लोग आज भी जो है, चाहे बड़ौदा हल्का हो और चाहे पूरा हरियाणा हो, जी। उनकी बहुत जगह हमने ये देखी है कि उनके नाम की प्लेट आज भी लगी हुई है। और एक चीज और प्रद्युम्न भाई, ये ऐसे शख्स थे, जी ऐसे जन नेता थे जो हल्के की बाउंड्री में कैद नहीं रहे जी, ये पूरे हरियाणा के नेता थे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पूरे हरियाणा नहीं, उत्तर भारत के उत्तर भारत के नेता। मुझे आज भी वो किस्सा याद है जब चौधरी देवीलाल राजस्थान की पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए जी। और जब ये चर्चा हुई कि वो बलराम जाखड़ की टक्कर में चुनाव लड़ेंगे जी। तो उस समय भी कृपाराम पुनिया को एक बड़े चेहरे के रूप में, बड़ी विशेष बात मैं बता रहा हूं, एक बड़े चेहरे के रूप में राजस्थान में चौधरी देवीलाल ने जो है उनको आगे किया और ये दर्शाने का प्रयास किया कि कृपाराम पुनिया हमारा भाई है, हमारा साथी है और ये मेरा इतना मजबूत साथी है कि हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी हमारी जड़ों को और मजबूत करे। वरना तो कौन नेता किसको हवा देता। आजकल के जो राजनेता हैं वो तो अपने परिवार से बाहर नहीं आते। सही, बिल्कुल। और उनके तो यहां तक भी किस्से हैं, एक बहुत बड़े नेता मुझे बता रहे थे कि जो 1987 में चौधरी देवीलाल जी बने, उसके बाद जब वो देश के उप प्रधानमंत्री बने तो एक बार तो उनके दिमाग में ये ख्याल भी आया था कि कृपाराम पुनिया जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, बिल्कुल। और अगर वो उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए जाते 1989 के दौर में तो आप सोचिए कि आज तक के इतिहास में बिल्कुल हरियाणा प्रदेश में एससी समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। और वो 1989 में वो सोच चौधरी देवीलाल की कि कृपाराम पुनिया को जो है मुख्यमंत्री बना जाए। इसी तरह से एक वाक्य और बताया जाता है और वो वाक्य ये था कि ये भी बड़ी ये चीज दर्शाती, मैं जो अब वाक्य बता रहा हूं कि कृपाराम पुनिया का कितना बड़ा कद था जी। वो बात ये है कि जब 1987 में हरियाणा से आंधी उठी जी और देश भर में एंटी कांग्रेस एक माहौल बना जी, राजीव गांधी को जो है हटाने के लिए, राजीव गांधी की कांग्रेस की बजाय जो है अलग से एक जो फ्रंट बना उसकी सरकार लाने के लिए देश भर के जो बड़े नेता एकजुट हुए और उसमें चौधरी देवीलाल उसको लीड कर रहे थे मेन रोल में। तो उस समय ये बताते हैं कि एक इस तरह का चौधरी देवीलाल के दिमाग में एक फार्मूला था कि देश में कांग्रेस के जो 3 बड़े नेता हैं जी, सबसे बड़े नेता राजीव गांधी जी, उनकी टक्कर में वीपी सिंह को चुनाव लड़वा जाए। वो जहां से भी लड़े राजीव गांधी, वहां से वीपी सिंह लड़े जी। दूसरे बड़े नेता थे बलराम जाखड़, लोकसभा के स्पीकर, बहुत बड़े नेता जी। तो जहां से बलराम जाखड़ लड़े वहां से चौधरी देवीलाल चुनाव लड़े। और तीसरे बड़े नेता थे उस समय सरदार बूटा सिंह जी, कि सरदार बूटा सिंह जहां से भी चुनाव लड़े वहां से डॉक्टर कृपाराम पुनिया को चुनाव लड़ाया जाएगा। ये दर्शाता है बहुत बड़ी कि देश के जो टॉप 3 लीडर हैं, भले ही कृपाराम पुनिया उन पदों तक ना पहुंच पाए जी, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी चर्चा उन टॉप जो 3 लीडर्स हैं उनमें आना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि वास्तव में कृपाराम पुनिया का एक बहुत बड़ा कद था जी। और सुनने में तो यहां तक भी आ रहा है अगर चौधरी देवीलाल को थोड़ी पावर सेंटर में और ज्यादा मिल जाती, वो प्रधानमंत्री बने, अगर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते उस समय तो यहां तक भी चर्चाएं हैं और ये हो भी सकता था क्योंकि चौधरी देवीलाल ने ये चीजें की हैं। उन्होंने आम घरों के लोगों को पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा दिया। तो एक चर्चा बड़ी जोरों पर, और वो आज भी लोग उसके उदाहरण देते हैं। वो चर्चा ये है कि अगर चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री बन जाते तो डॉक्टर कृपाराम पुनिया को देश का राष्ट्रपति भी बना सकते। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि देश का राष्ट्रपति उनके चौधरी देवीलाल की एक नीति ये थी हमेशा से, और उनका अगर पूरा राजनीतिक इतिहास हम उठा करके देखें तो उनके दिमाग में कोई आदमी फिट बैठ जाता था ना, भाई ये आदमी सही है और ये वास्तव में आम लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, वास्तव में जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहा है। प्रद्युम्न भाई, सुनने में ये आता कि उस वक्त चौधरी देवीलाल जो परिवार के सदस्य थे ना जी, उनसे भी कहीं ज्यादा इनके ऊपर भरोसा करते थे जी, और इनकी बहुत मानते थे जी, और इनको बहुत बड़ा दर्जा उन्होंने दे रखा था जी। यूं भी कहते हैं कई कहने वाले कि उसके बाद सेकंड सीएम कह लीजिए या सब कुछ यही थे जी चौधरी देवीलाल के बाद। देखो, निश्चित रूप से जब मैं आप ये बात हम दर्शकों को बता रहे हैं
कि कृपाराम पुनिया का तो राजस्थान से कोई लेना देना नहीं था। जी हाँ। ठीक है, जब उनको राजस्थान में इतने बड़े स्तर पर उनका जो है उनको भागीदारी दी गई, जी इसी तरह से उनको बूटा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाने तक की बात हुई, जी इसी तरह से उनको जो है देश का राष्ट्रपति तक बनाने की एक सोच उस समय कितनी जी, बड़ी सोच थी। बिल्कुल सही बात कोई है। दर्शा रहा था कि वास्तव में चौधरी देवीलाल उन पर कितना भरोसा करते थे। और अगली बात ये होती कि एक आदमी तो भरोसा कर ले, लेकिन जिस पर भरोसा करे वो उस भरोसे पर कितना टिकता है। जी जी अब चौधरी देवीलाल को वो दौर भी था कि उनके सगे बेटे भी छोड़ करके चले गए, जी वो भी उनके खिलाफ हो गए थे। बिल्कुल। लेकिन मैंने एक उनका इंटरव्यू देखा था डॉक्टर कृपाराम पुनिया का जी 7-8-10 साल पहले, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी देवीलाल हैं। क्या बात है। जिन्होंने मुझे जो है मतलब राजनीति का जो ककहरा है वो सिखाया जी, और जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास और भरोसा किया और वास्तव में वो भरोसा और विश्वास करने के लायक भी थे, करने के इसीलिए तो। वरना आप एक बात बताओ, यूं कोई किसी पर विश्वास थोड़ी काबिलियत थी उनके अंदर, अपने बेटों पर विश्वास नहीं करते लोग। जी जी। तो वो काबिलियत का, और वो काबिलियत देखिए, कृपाराम पुनिया अपने परिवार, गांव, शहर, अपने जिले नहीं, हरियाणा के पहले आईपीएस आईएएस हुए। जी बिल्कुल। उसके बाद उनसे प्रेरणा लेकर के उनके परिवार में कितने का आईएएस आईपीएस, जी कितनी बड़ी बात है। वो पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, मंत्री बने, उसके बाद उनके परिवार से कितने लोग राजनीति में आए। जी आज सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही है कि कोई आदमी अपने जीवन में क्या करता है, जी सही। और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां उसको तभी याद करती हैं जब वो कुछ ना कुछ अच्छा काम करके जाए। सही कहा। अगर वो कुछ करेगा ही नहीं, क्यों लोग उनसे प्रेरणा लेंगे? प्रेरणा तभी तो लेंगे जब उसमें कोई दमखम होगा। सही कहा। कितने के लोग हरियाणा प्रदेश में ऐसे हैं, और मुझे तो एक बहुत बड़े शख्स बता रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में और विशेषकर एससी समाज से आने वाले जो भी कोई शख्स आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के एग्जाम की जो भी तैयारियां करते हैं, वो कहीं ना कहीं कृपाराम पुनिया जी से प्रेरणा लेकर के उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। बिल्कुल, जो एक बहुत बड़ी बात है, वो ये दिमाग में रखते हैं जी जी कि वास्तव में आज तो हम जो है 2021 में जी रहे हैं। प्रद्युमन भाई, मैं 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी, ये 5-7 साल पहले की बात जी, और मैं उनके कमरे पे चला गया जी, और मैंने देखा उन्होंने कमरे पे कृपाराम पुनिया की बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी दीवार के ऊपर। जी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये तस्वीर क्यों लगा? जी, बोले जी हम है ना जब भी कमरे में रहते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, तो 1 घंटे बाद हमारी निगाह उनकी फोटो पर चले जाती है जी, और वहां से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि जो शख्स गुलामी के काल में भी इतने बड़े पद पर पहुंचा और इतनी अच्छी शिक्षा हासिल की, हम तो आज एक अच्छे दौर में पैदा हुए और बहुत एक अच्छे दौर में जी रहे, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसे मानते हैं बच्चे उनको। नहीं, निश्चित रूप से जो मैंने पहले भी हमने इस चीज पर चर्चा की कि जिस तरह से उन्होंने कुछ किया, इसीलिए तो लोग उनका फोटो लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता तो पता नहीं कितने लोग हैं धरती पर। जी ठीक है, उन्होंने कुछ किया तभी उनके हम भी इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। वरना तो आप एक बात बताओ, मंत्री भी पता नहीं कितनों का निधन हो जाता है। जी सही बात है। चर्चा उन्हीं शख्स की होती है जो कुछ ना कुछ करके गया हो समाज के लिए। वरना तो लोग पता नहीं कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने राजनेता, कितने आईएएस, आईपीएस, कितने हुए धरती पर। सही कहा। लेकिन चर्चाओं में वही रहते हैं। और जो मैं ये बात बता रहा था उसी की ये प्रेरणा है कि उनके खुद के परिवार से जी पता नहीं कितने आईएएस, आईपीएस है और आज वो बड़े बड़े पदों पर है, विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर उनके पारिवारिक हम बात करें तो वो उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री जी, और जो है 5 पुत्र और पुत्री, वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने उनका परिवार पूरा जी जो उन्होंने करके दिखाया उसको आगे बढ़ाने की तरफ काम कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल। और उनको करना भी चाहिए क्योंकि एक बहुत लंबी जो उनकी राजनीतिक विरासत है जी, एक बहुत लंबी जो उनकी सामाजिक विरासत है उसको जिंदा रखना भी जरूरी है। बिल्कुल सही। अगर हम उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की भी बात करें तो उनके भाई हैं जी, वो राज्यसभा के सांसद रहे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े। और सबसे बड़ी बात ये देखिए आप कि
हरियाणा के एक सामान्य परिवार से उठ करके और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जैसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनना, जी उस बाराबंकी के क्षेत्र में अपनी एक पैठ बनाना। अब उनकी जो अगली पीढ़ी है तनुज पुनिया, वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। जी। तो अपने आप में वो ये दर्शा रहा है कि वास्तव में जो कृपाराम पुनिया ने एक चीज शुरू की, उस पर अगली पीढ़ी भी बढ़ रही है। पीएल पुनिया जी की बात जी, पीएल पुनिया है, पन्नालाल पुनिया जी। जो पीएल पुनिया है वो एमपी रहे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, SC ST जो कमीशन है पूरे भारत का जी, उसके वो चेयरमैन रहे, जो कैबिनेट मंत्री की रैंक के बराबर आता है जी। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद जिस तरह की छवि कृपाराम पुनिया की थी, वो बिल्कुल साधारण, उसी तरह से उनका परिवार भी साधारण, वो भी बिल्कुल साधारण, चाहे वो पन्नालाल पुनिया हो, चाहे तनुज पुनिया हो, चाहे अब जो उनके बेटे हैं जी आदित्य पुनिया, जो अभी रस्म पगड़ी पर लगा लो या उससे पहले भी जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद भी जो शोक संदेश जो जारी हुए जी सोशल मीडिया के माध्यम से भी और भी, उसमें भी कहीं ना कहीं आदित्य पुनिया का ही जो है उन्होंने अपनी तरफ से डाल रखा था जी। और जिस ढंग से वो मिल रहे थे उनकी श्रद्धांजलि सभा रस्म पगड़ी में जी, तो वो भी ये दर्शा रहा है जी कि अपने पिता के पद चिन्हों पर जी जो उनका बेटा है आदित्य पुनिया, वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी। और जिस ढंग से लोग उनसे मिल रहे थे जी, जिस तरह से लोग उनको सांत्वना दे रहे थे और जिस तरह से लोग उनको ये कह रहे थे कि भविष्य में आपको आगे आना चाहिए। जो अपने पिता डॉक्टर कृपाराम पुनिया की एक इतनी लंबी चौड़ी राजनीतिक सामाजिक विरासत है, जो उनका इतना बड़ा कद है कि लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं। प्रद्युमन भाई, अधिकतर लोगों का यह मानना है कि जो आदित्य पुनिया है जी, उनमें कृपाराम पुनिया की छवि झलकती है जी। वो भी अपने पिता की तरह ही दयालु प्रवृत्ति के, और जिस प्रकार से चौधरी कृपाराम पुनिया में जन सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी जी, कहीं आदित्य पुनिया में भी वो चीजें यूं ही हैं अपने पिताजी की तरह। और उनको भी जिस प्रकार से उनके पिताजी ने इस हरियाणा की धरती को सुशोभित किया, उनको भी आगे आकर इसी प्रकार से जनसेवा करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का वहां यही मानना था, और हमारी भी अधिकतर लोगों से बात होती, बहुत सारे लोग यह चीज मानते हैं। देखो, निश्चित रूप से वहां जो लोग आए हुए थे जी, उनमें से ज्यादातर के दिमाग में, क्योंकि बहुत से साथियों की, बहुत से लोगों की हमसे भी बात हुई थी जी जी, और हम भी वहां उनको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए गए हुए थे जी, तो वहां जो लोगों की एक ही चीज थी कि जिस तरह से डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने अपना जीवन जिया समाज के लिए, हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया जी, उसी तरह से इनकी जो अगली पीढ़ी है वो भी समाज के कामों में आगे आए जी, वो भी अपने पिता का नाम और ज्यादा रोशन करे, और ज्यादा बढ़ाए। और उन सब में से भी ज्यादातर लोगों से जो हमारी बात हुई वो ये दर्शा रही थी कि जिस तरह से उनका लगाव आदित्य पुनिया की तरफ दिख रहा था, वो ये भविष्य में ये बिल्कुल द्योतक है कि वो अपने पिता का नाम और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे और लोगों को भी उनसे उम्मीद है। सबसे छोटे वाले हैं प्रद्युमन भाई जी, वो सबसे छोटे पुत्र हैं उनके, और बड़े मिलनसार, बड़े मृदुभाषी, लोगों के बीच में रहने वाले, और जो एक जज्बा होना चाहिए एक सामाजिक आदमी में, एक राजनीतिक आदमी में, वो उनमें दिखाई दे रहा था। अगली जो बात है वो ये है कि वहां उनके श्रद्धांजलि सभा में हरियाणा प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा था जहां से लोग ना आए जी जी। अब बताओ। मैं ये कह रहा प्रद्युमन भाई जी, देखिए कई बार हम देखते हैं जी कि जो श्रद्धांजलि सभा होती किसी भी नेता की जी, उसमें पार्टी विशेष के लोग ही आते हैं जी। ये पहली ऐसी हमने श्रद्धांजलि सभा देखी जी, इसके अंदर पार्टियों को तो छोड़ दीजिए, आप सभी पार्टियों के लोग वहां आए हुए थे जी, जो नहीं आए हुए थे उनके शोक संदेश आए हुए थे जी, तमाम वर्गों के लोग वहां पर मौजूद थे जी, चाहे वो खापों के आदमी हो जी, चाहे वो अंबेडकर सभा के आदमी हो जी, चाहे वो अन्य सामाजिक संस्थाओं के आदमी हो जी, चाहे वो गुरुद्वारों के आदमी हो जी। यानी कि हम किन का नाम ले, लगभग आज समाज के अंदर जिन जिन संस्थाओं का वजूद है वह सभी संस्थाएं वहां पर मौजूद थी। तो अपने आप में प्रद्युमन भाई बहुत बड़ी बात है ये। देखो, निश्चित रूप से 2-3 चीजें वहां नोट करने वाली थी जी।
एक चीज तो ये थी कि हरियाणा प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां से लोग उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ना आए जी। और कोई कोना हरियाणा प्रदेश का ऐसा नहीं था जहां से लोगों की उनके परिवार के लिए भावना रही जी कि इनके परिवार में किसी को आगे आकर के इनकी राजनीतिक जो विरासत है, जो इनकी सामाजिक विरासत है, जी जी उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यस। और उनमें से बहुत से लोगों से जिनसे हमारी बात हुई, उनका इशारा भी कहीं ना कहीं जो उनके छोटे बेटे हैं आदित्य पुनिया, जी जी उनकी तरफ दिखाई दिया। जी। यहां उनकी श्रद्धांजलि सभा में रशम पगड़ी में जी बहुत बड़े बड़े हरियाणा प्रदेश की राजनीति का तो कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जी जिसने अपना जो है उन्होंने श्रद्धा सुमन देने के लिए अपना संदेश ना दिया हो जी या वो खुद प्रेजेंट ना रहे हो। जी। यहाँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं चौधरी उदय भान जी, वो मौजूद रहे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे, जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला वहां मौजूद रहे जी। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनका शोक संदेश पढ़ा गया जी। वहां जो है हरियाणा से कांग्रेस के 5वीं बार सांसद बने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का शोक संदेश वहां पढ़ा गया जी। वहां जो है अभय सिंह चौटाला जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल के सर्वेसर्वा हैं जी, उनका शोक संदेश वहां पढ़ा गया। हम्म, चंद्रमोहन बिश्नोई जी, जो पंचकुला के विधायक हैं, जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनका शोक संदेश वहां पढ़ा गया। जी, पवन खरखोदा जी, जो खरखोदा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जी, चेयरमैन भी रहे हैं, वो खुद वहां मौजूद रहे। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्था जो है, डॉक्टर BR अंबेडकर संस्था है, रविदास संस्था है जी, और भी बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जी, जिनके शोक संदेश वहां पढ़े गए। जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जी, जो वहां अपने प्रिय डॉक्टर कृपाराम पुनिया को जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। बिल्कुल। वहां खापों के नेता जी, क्योंकि वो पुनिया गोत्र से संबंध रखते थे, जी, तो जो सर्व जातीय पुनिया खाप हैं जी, उससे भी जो है वहां पहुंचे हुए थे। बिल्कुल। उनके प्रधान शमशेर नंबरदार हों, जी, चाहे वो एडवोकेट जितेंद्र छात्र हों, जी, करण सिंह पुनिया हों जी, जो रिटायर्ड एक्शन हैं, जी, वो सब लोग वहां जो है अपने श्रद्धा सुमन बिल्कुल अर्पित करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। बहुत से IAS, बहुत से IPS, यहाँ तक कि DG लेवल तक के लोग वहां आए हुए थे और उनका पूरा भरा पूरा परिवार उत्तर प्रदेश से लेकर के विदेशों तक के लोग जो है कहीं ना कहीं उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अपने प्रिय डॉक्टर कृपाराम पुनिया के लिए दिए, जो है उन्होंने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। और इन सब के अलावा कई पूर्व मंत्री, कई विधायक और विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश में SC समाज से संबंधित जितने बड़े से बड़े नेता हैं, किसी भी पार्टी, किसी भी दल, कोई भी हो, वो ज्यादातर वहां मौजूद रहे। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने राजनीति का, क्योंकि हमें वहां बहुत से लोग मिले कि हमने तो राजनीति में उतरने की प्रेरणा ही डॉक्टर कृपाराम पुनिया से मिली है। हम तो डॉक्टर कृपाराम पुनिया के दिखाए रास्ते पर चलना चाहते हैं, बिल्कुल सही, हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ी अक्षति उनके जाने से हुई है, जिसकी अक्षति पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन इतना है कि अगर उनके परिवार में और जिस तरह से दिख रहा है कि आदित्य पुनिया और जो उनका पूरा परिवार है, वो अगर जो उनकी एक बहुत बड़ी जो एक लेजेंडरी सोच, एक इतना बड़ा विजन जो था, उसको आगे बढ़ाते हुए अगर समाज के बीच में आएंगे तो निश्चित रूप से इनका भविष्य भी सुनहरा होगा। हरियाणा प्रदेश के लोग जो है एक ये टकटकी उनके परिवार पर लगाए हुए हैं, बिल्कुल। वरना तो आप ये देखिए कि बहुत बड़े बड़े नेता हुए, आज जो है चांदराम जी एक बहुत बड़े नेता हुए कांग्रेस के, आज उनके परिवार का कहीं कोई राजनीतिक रूप से सिस्टम नहीं बचा। बिल्कुल सही बात, ठीक है। इसी तरह से बहुत से और राजनीतिक परिवार हैं जिनका आज जो है कहीं कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन अब तक तो चूंकि वो जीवित थे, तो एक पिता जब जीवित रहता है तो सारा भार उनके ऊपर। हाँ, बिल्कुल सही बात। अब पिता के जाने के बाद जो उनके बच्चे हैं, उनके जो बेटे हैं, उन पर वो भार रहा है और अब उन बेटों को ये भार
सही ढंग से निभाना भी चाहिए जी। सही ढंग से उनको ये चीजें दिखानी चाहिए कि भले ही हमारे पिताजी संसार में नहीं रहे जी। लेकिन उन्होंने जो मार्गदर्शन जो नींव उन्होंने रखी है हम उसको और ज्यादा मजबूत करेंगे। बिल्कुल हम समाज के बीच में रहेंगे हम्म। और जिस तरह की सूचनाएं जो मिल रही हैं वो सूचनाएं भी ये मिल रही हैं कि अब वो एक्टिव रूप से जो है समाज के बीच में रहेंगे जी। समाज के लोगों की वो मीटिंगें भी लेंगे जी। और उसके बाद कोई बड़ा फैसला कभी भी वो कर सकते हैं जी। और देखिए प्रद्युमन भाई जी कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का वहां शोक संदेश पढ़ा गया जी और वो व्यस्त थे, कल आ नहीं सके जी लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं 3 तारीख को जी आदित्य जी के निवास स्थान पर आऊंगा जी और मैं आज के लिए माफी चाहूँ। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो 3 तारीख को वहां पहुंचे भी जी थे। बिल्कुल। और हो सकता है कि कोई एक अच्छी नजीर वहां से निकले, कोई अच्छी बात वहां से निकले जो हरियाणा की राजनीति को आगे जाकर सुशोभित करे। तो साथियों ये हमने देखो आज के दिन राजनीति में वहां ये बात भी एक बहुत लोग कह रहे थे और ये सच्चाई भी है जी कि जो आज की राजनीति हो चुकी है हाँ वो राजनीति नहीं है जो इस देश को आजाद कराने के लिए अनेकों अनगिनत जाने अनजाने जो देशभक्तों ने शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी उन्होंने जो भारत सोचा था जी वो कहीं ना कहीं आज नहीं दिख रहा है जी। और उस भारत की कल्पना जिस तरह से डॉक्टर कृपाराम पुनिया जैसे राजनेता इस प्रदेश में हुए जी उन्होंने तो उसको आगे बढ़ाने की काम किया जी। लेकिन वर्तमान राजनीति में भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक जो गरीब हैं जो आम लोग हैं जो जरूरतमंद हैं वो लोग इसी तरह से इस राजनीति की चक्की में पिसते रहेंगे। और उससे बचाव का एक ही तरीका है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, ऐसे लोग राजनीति में आए जो अपने जो उनके पूर्वज हैं उन्होंने जितना बड़ा नाम किया है उससे ज्यादा उस नाम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो साथियों हमने चर्चा की हरियाणा की राजनीति के स्तंभ जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में एक चीज को साबित करके दिखाया। और इसमें एक बात हमारी और बीच में रहेगी जिस गांव का हम जिक्र कर रहे थे जी क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है जी कि एक शख्स जिसके नाम से एक गांव का नाम पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये विरला ही मिलता है बल्कि इसमें गंभीर बात और जो विशेष नोट करने वाली है कि किसी जिंदा आदमी के नाम से गांव का नाम। जी बहुत आदमी जब दिवंगत हो जाता है ना तो बहुत बार वैसे ये शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए लेकिन अगर कोई माड़ा आदमी भी मर जाए ना जी तो उसके मरने के बाद उसकी भी ये कहते हैं वो बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन कोई आदमी जिंदे जी और उसके नाम से किसी गांव का नाम पड़ना जी और वो गांव हो सकता है बहुत कम लोगों को भी पता इस बात का जी वो गांव हिसार जिले के जी बरवाड़ा के बिल्कुल साथ लगता जी देवीगढ़ पुनिया है जी। देवीगढ़ पुनिया जो गांव है उसमें जो देवीगढ़ है वो चौरी देवीलाल के नाम से जी और जो पुनिया है वो डॉक्टर कृपाराम पुनिया के नाम से जी ये गांव बसा जी। इस गांव का नाम रखा गया जी और आज भी लोग उस गांव में नहीं आर बार के इलाके में भी क्योंकि हिसार में तो कृपाराम पुनिया का कोई बहुत बड़ा वो सिस्टम भी नहीं रहा बिल्कुल सही क्योंकि उनका राजनीतिक जो क्रम भूमि रही वो भी पहले चाहे बड़ौदा रही उसके बाद उन्होंने पटौदी से लड़ा उसके बाद वो पंचकुला रहने लगे जी। तो राजनीतिक जो है क्रमस्थली भी ये नहीं रही उनकी जी। उसके बावजूद जो है उनके नाम पर गांव का नाम रखा जाना जी अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जी जो जिंदे जी किसी आदमी के नाम से गांव का नाम रखा जाना जी वास्तव में ये दर्शाता है कि वो कितने बड़े कद के आदमी होंगे। प्रद्युमन भाई अधिकतर हम देखते जो नेता लोग होते हैं जी वो हमें यह कहते हुए पाए जाते हैं जी कि हम अपने हल्के की कोई भी समस्या हो जी उसके लिए हम बिल्कुल सीना तान के या आगे अड़कर काम करते हैं जी। कृपाराम पुनिया जी ऐसे शख्स थे जो देवीगढ़ पुनिया का हमने जिक्र किया वह जो समस्या थी वो उनके हल्के से कहीं दूर की समस्या थी लेकिन वो सभी की समस्या को अपनी समस्या समझते थे और उसके निदान के लिए वो लग गए और उसका निदान उन्होंने इतना अच्छा किया। अधिकतर हम देखते हैं कि कई बार समाज के भाईचारे खराब हो जाते हैं। उन्होंने पूरे भारत के अंदर एक मिसाल कायम की
कि समस्या का समाधान बगैर भाईचारा खराब किए भी किया जा सकता, और उन्होंने करके दिखाया, वो अपने आप में एक मिसाल पेश। वो इसीलिए संभव क्या कि वो सामाजिक आदमी थे जी, उनको जो है घटी बदी का हर चीज का पता था। सही कहा। और उन्होंने चूंकि वो अधिकारी भी रहे, राजनेता बन गए, और जो खुद नौकरियों में सिलेक्शन करते हों तो उनको हर तरह का एक्सपीरियंस था। बिल्कुल और जिसकी वजह से उन्होंने वो नजीर पेश की, जिसकी वजह से युगों, भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं है, सही कहा, उसके बावजूद युगों युगों तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक देवीगढ़ पुनिया गांव रहेगा, या जब तक उन्होंने जो भी काम किए हैं वो युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। जी, सही कहा। और जिस तरह से, बल्कि ये भी है कि हरियाणा में राजनीतिक रूप से अगर हम देखें ना जी, तो उन्हीं परिवारों को याद किया जाता है जी, जो राजनीतिक रूप से वर्षों से राजनीति कर रहे हो, जो एक स्थापित परिवार हो। बिल्कुल सही। लेकिन उसके बावजूद कृपाराम पुनिया वो तो कोई स्थापित राजनेता भी नहीं रहे। जी, उनके परिवार में भी उनसे पहले कोई राजनीति में नहीं था। जी, ठीक है। और उसके बावजूद उनका पूरे प्रदेश में आज भी रुक्का रोड़ा होना, आज भी लोग ये सोचते हैं कि वास्तव में जो कृपाराम पुनिया की सोच है उस पर हमें चलना चाहिए। बिल्कुल। और जो वहां जो कार्यक्रम का जो श्रद्धांजलि सभा थी उसमें जो मंच का संचालन किया, जी, वो भी एक ऐसे शख्स ने किया जी, जो लहरी सिंह जी, जो उस विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे, जहां से अब प्रदेश के मुख्यमंत्री विधायक हैं, जी, लाडवा विधानसभा क्षेत्र से। और लहरी सिंह कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। जी, लहरी सिंह जो है अभी कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई उसमें भी एक जिले के प्रभारी उनको बनाया गया है। जी, और वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के काफी नजदीक। सही कहा। और उन्होंने भी, चाहे उनके जो कृपाराम पुनिया जी के छोटे भाई हैं पन्नालाल पुनिया, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। हुकमचंद जी हैं जो खुद आईएएस रहे हैं, उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने भी जो पूरा वृतांत जो है बड़े भाई का बताया। और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारा भाई जब इतना बड़ा अफसर बना तो उनका गांव में किस तरह से लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने वो पुराना जो दौर था उस दौर को बताया लोगों के बीच में, क्योंकि वो दौर जो है, आज हम ये वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा यही है कि इसके माध्यम से लोग सालों सालों तक जो है उनको याद रखें। वो ये जान जाएंगे कि कृपाराम पुनिया कितनी बड़ी शख्सियत रहे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। जी, तो सबसे पहले तो यह कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। तो साथियों, आज जो हमने किस्सा किसी बताया है कृपाराम पुनिया जी का, यह सारा जो उनका जीवन चक्र रहा, जो जीवन काल रहा, यह बताकर हम भी कहीं न कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और साथियों, यहां इस जीवन परिचय से एक चीज साफ साफ दिखाई देती है कि इंसान जब ठान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको आगे बढ़ने से रोक सके। और यह करके दिखाया चौधरी कृपाराम पुनिया ने। तो आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।